मार्क्सवाद की पाठशाला के अंतर्गत आज हम शुरुआत करेंगे अपनी मार्क्सवाद को समझने के लिए एक पूरी सीरीज की। आज इस पहले एपिसोड में हम बात करेंगे मार्क्स के दर्शन की ऐतिहासिक बैकग्राउंड। मार्क्स फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, फिलॉसफी के स्टूडेंट थे, फिलॉसफी में रिसर्च किया। तो उनके जीवन की शुरुआत में दर्शन एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और हमेशा वो अपने दार्शनिक आधार पर ही दुनिया का विश्लेषण करते थे। और दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने ये घोषणा जो की कि सवाल दुनिया की व्याख्या का नहीं बदलने का है, ये कह के उन्होंने दर्शन के क्षेत्र में बाकी दार्शनिकों से अपने आप को अलग करा और एक ऐसे दार्शनिक के रूप में सामने आए जिसके सामने लक्ष्य था दुनिया को बदलने। तो वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने शोध की, जो लिखा, जो समझने की कोशिश करी दुनिया को, वो तो आगे की बात है। लेकिन शुरुआत में जब वो आए तो वो हेगेल से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और हेगेल उस समय दुनिया के अंदर, खास तौर से यूरोप की बात कर रहे हैं, यूरोप के अंदर एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जो अपने पूर्व दार्शनिक कांट की लोकप्रियता से भी ज्यादा लोकप्रिय हो रहे थे। और जर्मनी, जहाँ फिलोसफिकल डिबेट्स का एक जबरदस्त माहौल था इंटेलेक्चुअल्स के बीच में, उसमें हेगेल की फिलॉसफी काफी प्रतिष्ठित हो। राजनीतिक प्रतिबंध के रूप में जर्मन का एकीकरण और बिस्मार्क का उदय और हेगेल पंथ, ये लगभग समानांतर एक दूसरे का पोषक के रूप में आगे बढ़े। हेगेल के बाद जो कि उनका अनुयायी ग्रुप था वो दो हिस्सों में बढ़ गया, हेगेल पंथी और नव हेगेल पंथी। हेगेल पंथी जो लोग थे उनका मानना था कि वर्तमान सत्ता और वर्तमान समाज पूरे सामाजिक विकास क्रम का अंतिम बिंदु है, इससे आगे और कोई विकास नहीं होना। जबकि नव हेगेल पंथी मानते थे कि नहीं, ये चरम बिंदु नहीं है, इससे आगे और भी विकास होगा। तो ये बात कहने वाले नव हेगेल पंथियों के साथ मार्क्स शामिल हुए और नव हेगेल पंथी कहना। लेकिन तभी जर्मनी के अंदर फायरबाख नामक दार्शनिक सामने आते हैं, फिर अपने भौतिकवाद को प्रस्तुत करते हुए हेगेल को चुनौती देते हैं और काफी लोकप्रिय होते जाते हैं। मार्क्स भी उनके विचारों से प्रभावित हुए और नव हेगेल पंथ से वो फिर कुछ दिनों के लिए फायरबाख के दर्शन की वकालत करते। बाद में उनकी समझ में आया कि हेगेल पंथ के अंदर जो द्वंद्ववाद है, जो द्वंद्वात्मक तरीका है चीजों को समझने का, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है और फायरबाख उसका मिस कर रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे। तो इसलिए उन्होंने अपना एक पहला लेख फायरबाख पे 10 क्रिटिक करके लिखा, जिसमें बहुत शॉर्ट में जैसे नोट्स लेते हैं फायरबाख के दर्शन को चैलेंज। और फायरबाख को दर्शन को चैलेंज करने के बाद वो जो लिखते हैं, जो बात करते हैं, उसमें एक मार्क्सवादी दर्शन का विकास शुरू होता है, जिसमें वो हेगेल के आइडियलिज्म को चुनौती देते हुए ये बात कहते हैं कि हेगेल अपने आइडियलिज्म में सर के बल खड़े हैं और हम उन्हें सीधा कर देंगे, यानी भौतिकवाद के आधार पे उसको चेंज कर देंगे। ये बहस क्या था? बहस ये थी कि जो यूरोप के पटल पे एक बहस थी कि आइडिया एंड मैटर, इसमें कौन प्रायोरिटी पे है? आइडिया के कारण मैटर है, मैटर के कारण आइडिया है। आइडिया अगर ज्ञान मीमांसा में जाए तो आइडिया से मैटर को समझते हैं या मैटर से आइडिया को समझते हैं। मैटर का विस्तार सारे ऑब्जेक्टिव वर्ड और आइडिया का विस्तार सारा मेंटल वर्ड। तो ये बात जो है, इसमें उन्होंने, मार्क्स ने हेगेल की बात को, जिसकी व्याख्या आइडियलिज्म के आधार पर की गई थी, जो ये मानते थे कि सबसे पहले जो है आइडिया क्रिएट हो और इस आइडिया के अंदर ही ये सर्वोच्च आइडिया दुनिया का वो आइडिया है, प्रत्यय है, जिसके अंदर दो पक्ष सत और असत पैदा होते हैं और इसके अंतर दोनों में बीइंग पैदा हो, वस्तु पैदा हो। यही तो दुनिया के बारे में हेगेल की अवधारणा थी। लेकिन एपिस्टेमोलॉजी के क्षेत्र में भी यही मानते हैं कि यही आइडिया विकासित होकर मेंटल वर्ल्ड में रिफ्लेक्टेड होता है और जितना ही आइडिया रिफ्लेक्टेड होता जाता है उतना ही हम वस्तुगत यथार्थ को समझना शुरू करें। तो इसको चैलेंज देते हुए मार्क्स कहते हैं कि वस्तुगत यथार्थ से जो परसेप्शंस हमारे अंदर जाते हैं, उनकी मदद से हम आइडियाज का निर्माण करते हैं। भले ही इनकी कुछ हिस्टोरिसिटी भी होती है, लेकिन प्राथमिक क्रिया जो है वो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट है, ना कि सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो ये मार्क्स की बुनियादी प्रस्तावना उन्हें हेगेलवाद से अलग कर देती। जहाँ तक हेगेल की बात है तो हेगेल पूरे दर्शन के विकास क्रम को समझाते हुए कहते हैं कि इसका भी एक हिस्टोरिकल रूट है। पूर्व काल के दार्शनिक जो है, उसके बाद जो दार्शनिक होते हैं उनकी छाया होते हैं।
तो एक फेमस बात वो कहते हैं कि हेगेल जो है, अगर स्पिनोजा को देखते हैं तो स्पिनोजा तुतलाते हुए हेगेल है, यानी स्पिनोजा के अंदर वो सब बात है जो हेगेल को डेवलप करनी है, और स्पिनोजा एक तुतलाते हुए अरस्तु के अंदर जो बात है वो स्पिनोजा ने डेवलप की, और सही बात जो थी और स्पिनोजा से डेवलप होके वो आते हैं। तो स्पिनोजा की बुनियादी अवधारणा क्या है? स्पिनोजा की बुनियादी अवधारणा जो है वो हेगेल की तरह आइडिया पे जोड़ नहीं देती, वो दोनों चीज़ों को इम्पोर्टेंट रखा। जैसे वो ये घोषणा करते हैं कि नेचर एंड गॉड आर आइडेंटिकल, तो ये बात गॉड जो है वो स्पिरिचुअल स्पिरिट की बात है, और नेचर जो है वो वस्तुगत यथार्थ की बात है। तो वो दोनों को आइडेंटिकल मानते हैं पूरे दुनियावी स्तर पे, यानी पूरा जो क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड है उसका सेंटर गॉड है, जो नेचर के आइडेंटिकल ही है। गॉड में अनरिफ्लेक्टेड है और रिफ्लेक्टेड है। जो रिफ्लेक्टेड है वो नेचर है, जो अनरिफ्लेक्टेड है उसे हम गॉड कह देते हैं, क्योंकि हम उसके बारे में जानते नहीं हैं। तो लेकिन वो कहते हैं कि इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं, और भी हैं, असंख्य एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन हम दो एट्रीब्यूट्स को जानते हैं क्योंकि दो गुणों से मिलकर ही हम बने हैं। एक चेतना है और एक वस्तुगत यथार्थ है। तो इन दोनों से भूत है, भौतिक पदार्थ है, तो भी अंतर है। इन दोनों से मिलकर हमारी माइंड एंड बॉडी, इनकी रिलेशनशिप से हम बनते हैं, यानी मनुष्य के अंदर माइंड भी है और बॉडी भी, जबकि बहुत सी चीज़ें जो ऑब्जेक्टिव वर्ड में वो वस्तुगत यथार्थ है, माइंड उनके पास नहीं है। अपनी जो सब्जेक्टिव प्रोसेस, जो नॉलेज की प्रोसेस को बताते हैं, तो वो कहते हैं कि जो कुछ हमारी बॉडी में घटित होता है वो हमारे माइंड में घटित है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल, लेकिन इस बात को हेगेल जो है वो इस बात में ले जाते हैं कि आइडिया में पहले घटित होता है और बाकी बाद में घटित। तो मार्क्स इसको सीधा करते हुए ये बात कह देते हैं कि पहले ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में घटित होता है, फिर माइंड में घटित। तो ये बहस यहाँ चली है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैटर के बारे में मार्क्स की यह धारणा फिक्स होगी है कि मैटर इज इन मोशन, मोशन इज मैटर, मैटर इज इन मोशन। यानी मैटर जो है वो प्राइमरी जरूर है, लेकिन मोशन जो है उसके बिना कोई मैटर नहीं हो सकता, और मैटर भी रिड्यूस हो जाता है मोशन में। तो इस दार्शनिक अवधारणा को लेके कार्ल मार्क्स आगे बढ़ते हैं, और उनके दर्शन की शुरुआत में दो तीन मेजर राइटिंग्स हैं उनकी, जिन पे आप आज विचार करेंगे। एक तो फायरबाख, विस्तार से विचार बाद में करेंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक फायरबाख के भौतिक दर्शन पे, वो फायरबाख पे 10 क्रिटिक लिखते हैं। तो उन 10 क्रिटिक में वो फायरबाख के भौतिकवाद की आलोचना करते हैं। और इसी तरह से हमने हेगेल के बारे में जो बताया आपको, तो हेगेल के दर्शन से अलग हटते हुए वो इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स में अपनी फिलॉसफी में मनुष्य के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि मैन सबसे पहले पार्ट ऑफ नेचर है, मैन इज ए पार्ट ऑफ नेचर, फिर मैन इज ए बायोलॉजिकल बीइंग, पहले नेचुरल बीइंग, फिर बायोलॉजिकल बीइंग, फिर मैन इज ए सोशल बीइंग, मैन इज ए हिस्टोरिकल। तो ये विकास क्रम में वो मनुष्य को सोशो हिस्टोरिको एंटिटी उसके सामने लाते हैं। तो ये एक फिलॉसफी की बात है। इसी में वो इकोनॉमिक मैन्युस्क्रिप्ट्स में भी कुछ अपनी अवधारणाएं सामने लाते हैं जो प्रचलित इकोनॉमिक्स से थोड़ा अलग है, और जिसमें जो कमोडिटीज़ है और मनुष्य का श्रम जो है वो थोड़ी उसकी इम्पोर्टेंस दिखती है। इसके बाद उनकी किताब फायरबाख की क्रिटिक, और इसके बाद एक क्रुंडिस करके किताब आती है, जिसमें वो विस्तार से इकोनॉमिक्स पे तो चर्चा करते ही हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के एनालिसिस के लिए अपने मेथड पे भी चर्चा करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो अपने मेथड को भी हिस्टोरिकल कहते हैं। किसी भी बात को जानने के लिए हिस्ट्री के आधार पे वो कंसेप्ट कैसे उदय हुआ, वो वस्तु कैसे उदित हुई, यहाँ से अगर हम समझना शुरू करते हैं तो उसके वर्तमान तक को समझ सकते हैं। लेकिन साथ ही ये कहते हैं कि मानव के ज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य जब ज्ञान के एक चरम पे पहुँचता है तो वस्तुओं को समझने के लिए उसके अंतर्द्वंदात्मक स्वरूप से डायरेक्टिक्स के बेस पे उस वस्तु को समझ लेता है। उसको पूरे इतिहास को जानने की जरूरत नहीं पड़ती। जो नॉलेज की कैटेगरीज बनती हैं उस क्षेत्र की, उन डायलेक्टिकल कैटेगरीज की मदद से वो वस्तुओं को समझ सकता है। अगर वो डायलेक्टिकल कैटेगरीज की मदद से समझता है तो ये है लॉजिकल मेथड, और अगर हिस्ट्री की मदद से समझता है तो हिस्टोरिकल मेथड। तो हिस्टोरिकल मेथड एंड लॉजिकल मेथड इसकी वो बात करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आगे बाद में रशियंस बुक्स आई तो उन्होंने इन बातों पे गौर नहीं करा जो मार्क्सवाद की मूल बात है नजर से, बल्कि उन्होंने डायलेक्टिकल मेथड ही करके सारी बात प्रस्तुत कर दी, और वो एक डॉगमा सा ऐसा बन गया कि उसकी गहराई में आदमी ना जाके उतना ही समझता। लेकिन खुद लेनिन ने भी, जो मार्क्स के बाद सबसे बड़े विद्वान फिलॉसफी के थे उनके क्षेत्र में, उन्होंने भी कहा कि जो डायलेक्टिक्स है वो स्ट्रगल एंड यूनिटी ऑफ अपोजिट्स,
मेन चीज जो है वो स्ट्रगल एंड लिबर्टी ऑफ अपोजिट्स है। इसी के तहत हम चीजों को देखें और सब, तो ये मार्क्स की जो कोर अवधारणाएं हैं वो इन तीनों में ही सामने आ जाती हैं। उसके बाद मार्क्स आगे बढ़ते हैं और दुनिया चूँकि बदलनी है, इसलिए दुनिया की व्याख्या करने के लिए अपनी बहुत सी अवधारणाएं प्रस्तुत करते हैं, बहुत सी स्टडी प्रस्तुत करते हैं। खास तौर से इकोनॉमिक्स में उनकी ग्रंथ पूंजी ने यूरोप के अंदर तहलका मचा दिया और सोचने समझने का एक नया दृष्टिकोण सामने रखा। उसी तरह से जो कैपिटलिज्म के विरोध में सोशलिज्म की या कम्युनिज्म की बातें चल रही थी यूरोप के पटन पे, उसके लिए उन्होंने फर्स्ट इंटरनेशनल के लिए कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिख के एक सुसंगत ढंग से विचार रखे। एंगल्स के साथ लिखा गया एक घोषणा पत्र से उन्होंने भी दुनिया में एक तहलका मचाया। तो इस तरह मार्क्स अपनी समकालिक दुनिया में एक महत्वपूर्ण फिलोसोफर और दुनिया बदलने वालों की कोशिश करने वालों के बीच एक महत्वपूर्ण थ्योरेटिशियंस के रूप में स्थापित हुए। अब हम आगे इन सब चीज़ों को और विस्तार से बात रखेंगे, अध्ययन करेंगे अपने सेकेंड एपिसोड में। देखते रहिए मार्क्सवाद की पाठशाला और समझते रहिए दुनिया को बदलने का रास्ता।